काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। और काश काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी, काश काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी कि जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, और बुन के ले जाता कोई नात के शेरों में मुझे, अरे बुन के ले जाता कोई नात के शेरों में मुझे, फिर रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हमारी एक और ट्रांसमिशन आपके साथ है माह रमज़ान, और ये ट्रांसमिशन आप तक लाने के लिए हम बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ मेरा और डॉक्टर मोइस का कोई काम नहीं है, हम आपके पास बैठ के यहाँ बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि डॉक्टर मोइस से सवाल पूछना, और उनका काम है कि वो अपने ख़जाने से जवाब देना। लेकिन ये पूरी ट्रांसमिशन हमारी पूरी टीम जो है इस पर एक दिन रात मेहनत की जा रही है। और इस रमज़ान में, इस रोज़ों में, और हमने अपनी टीम की एक आदत देखी है कि जब काम आता है ना तो वो पीछे नहीं हटते, वो कहते हैं हमारी आदत है काम ख़त्म करके हम जाएंगे। सो सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने रखा ही आदतों पे, बिकॉज मुझे एक दो आदतें कुछ हमारे टीम मेंबर्स हैं उनकी ऐसी लगी कि आपको डाउन नहीं होने देते। कि जब आप अपनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं ना, थक गए हैं, अच्छा रात हो गई है, इफ्तार कर ली है, या जो भी वट एवर इज गोइंग ऑन, सहरी का टाइम हो रहा है, बट दे डोंट गेट टायर्ड, दे ऑलवेज देयर, दे ऑलवेज कीपिंग यू अप सो दैट यू कैन यू नो बी रेडी। क्योंकि पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर पूरी प्लानिंग होती है, उसके अंदर पूरा रेडी रहे। तो सर, ये आदतों पर हम बात करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो डाउन होते हैं तो बिल्कुल आपको ड्रैग कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो आपको अपलिफ्ट करते हैं। तो कुछ आदतों के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आदतें अगर हम करें तो दो बल्कि इनफैक्ट तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तीन कैटेगरी: अच्छी आदत, बुरी आदत और बेज़रर आदत। अच्छी आदतें ज़ाहिर है सच बोलना, लोगों से अच्छी तरह मिलना, हर एक को सलाम करना, या सलाम करे तो जवाब देना, सुन्नत के मुताबिक पानी पीना, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, खाना आराम से खाना, पेट भर के ना खाना, ये सब अच्छी आदत है। ऐसी बहुत सारी अच्छी आदत है। बिस्तर पे राइट साइड पे सोना, ये सुन्नत है, राइट साइड पे सोना। साइंस भी कंफर्म करती है कि राइट साइड पे सोना चाहिए। बहुत सारी आदत है। बहुत बुरी आदतों में झूठ बोलना, गीबत करना, बिला वजह शिकवा करना, शिकायतें करना, गलत माल बेचना, झूठ बोल के बेचना, नाप तोल में कमी करना। इसी तरह सिगरेट नोशी मिसाल के तौर पे बुरी आदत है। कुछ आदतें बेज़रूर होती, ना अच्छी होती ना बुरी होती। फॉर एग्जाम्पल चाय पीना, बजाय तो बहुत ज़्यादा चाय ना पिए तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने एक चाय की बड़ी मशहूर पाकिस्तान की कंपनी है,
कई साल पहले उन्होंने मुझे भेजा था इजिप्ट, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर था, और वहाँ पे पता चला जी उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भेजा गया, तो एक चीज़ होती है पत्तों में, थयानीन कहते हैं उसको, तो वो इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करती है चाय जो है। अब ये अलग बात है कि चाय में 4 चमचे चीनी डाल के पियो तो वो चाय जहर बन जाती है चीनी की वजह से, तो ग्रीन टी बड़े फायदेमंद होती है। तो ये बेज़रर आदतों में से एक आदत है। थोड़ी देर में बैठ के कुछ टीवी देख रहा हूँ आदतन, फॉर एग्जाम्पल आदतन, तो ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूँ वो डिटरमिन करेगा अच्छी आदत है बुरी आदत है। अगर मेरे को मालूमाती प्रोग्राम दे, जैसे तुम्हें पता है मुझे नेशनल ज्योग्राफिक और डॉक्यूमेंट्री, तुम्हें भी डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद है, तो एक अच्छी आदत में शुमार होगा। तो बैठना टीवी के सामने बेज़रर आदत है। सो अच्छी आदत, बुरी आदत और बेज़रर आदत, हम इन 3 कैटेगरीज पर आप पे मज़ीद बात करेंगे आपसे। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये जब रमज़ान का मंथ आता है तो उसी वक्त हम में सारी चेंजेस आने की इतने जज्बात क्यों बढ़ जाते हैं? दो हम बाकी 11 महीनों में अपनी आदतों पर इतना गौर और फिक्र नहीं करते जो हमें करना चाहिए, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि चांद दिख गया, मैं अपनी ये आदत छोड़ दूंगी, मैं अपनी वो आदत छोड़ दूंगी, मैं ये खाना छोड़ दूंगी, मैं वो खाना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा, ये सारी आदतें ये पहले रमज़ान को शुरू होती हैं चेंजेस आना, जो हम नियत करते हैं, और 30वें पे आके ख़त्म होती है, और फिर हम पहली जो नेक्स्ट रात शुरू होती है उस पर हम नॉर्मल हो जाते हैं। व्हाई इज दैट सो? देखिए वो जो मैं सीरीज तुम चलाती हो इस प्रोग्राम में भी कि बिहेवियर को आदत में, हैबिट में कैसे कन्वर्ट करते रहे, रमज़ान में हमारा रूटीन चेंज हो जाता है। सोने के वक्त जागते हैं हम, ठीक है, रातों को इबादत करना, तरावी पढ़ना, उसके बाद रात को बैठ के इबादत करना, कुरान पाक पढ़ना। आम दिनों में हम 11 महीने इतना ज़्यादा नहीं करते। मैं आम आदमी की, मुझ जैसे आदमी की मिसाल लेता हूँ। तो जब रूटीन चेंज होता है तो बिहेवियर चेंज होता है, जब बिहेवियर चेंज होता है तो हैबिट चेंज होती है। अब होता यह है कि इस पर मेरे ख्याल में कभी हम ज़रूर एक प्रोग्राम करेंगे इसी माह रमज़ान में कि ये क्या वजह है कि आप 28-30 दिन, मैंने डिटेल में बताया था, सेल्स चेंज होते हैं आपके पूरे, फिर बाद में आप वैसे के वैसे क्यों हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इंसान के अंदर जो तहत शऊर है उसमें चेंज आने में वक्त लगता है, और वो आता है उस वक्त जब माशरा या माहौल उस चेंज को सस्टेन करने में उसकी मदद करे। सही। हिप्नोसिस में अगर तुम्हें याद हो, हमने जब बात की थी हिप्नोटिक सेल्फ हिप्नोसिस के सजेशन में, उसने उसमें कहा था कि 2 पिलर्स है, एक रीइंफोर्समेंट, इनकरेजमेंट, ठीक है। यानी अगर आप एक बिहेवियर शुरू करते हो, आप चाहते हो अच्छी आदत अपनाएं, अच्छा काम करना शुरू करते हो, तो 2 चीजें चाहिए आपको। वो हैबिट बनते वक्त रीइंफोर्स हो, या हैबिट बनने के बाद रीइंफोर्स हो, करते रहो, और इनकरेजमेंट हो, वो इन्वायरमेंट्स होगी। अब अगर आप रमजान के बाद भी एक आदत डालते हो कि जी आप वक्त पे नमाज पढ़ते हो, रात को उठ के अल्लाह की इबादत करते हो, तहज्जुद वगैरह की आदत है, कुरान की आप आदत, तो रीइंफोर्स और इनकरेजमेंट अगर कंटिन्यूसली होगी तो इवेंचुअली वो फिर जिंदगी में वो अपना लोगे और वो आदत आपकी पुख्ता हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। होता नहीं है ऐसा। अच्छा, आपने अपने आई थिंक 2 दिन कल के शो में आपने मुझे याद परसों के शो में आपने कहा था, एक कहानी सुनाई थी एक राजा की जिसको सेडिस था, जिसको लोगों को दुख पहुंचाने में मज़ा आता था, राइट? तो वो था, उसकी एक आदत थी दुख पहुंचाने वाली, हम कहेंगे गुनाह करने वाली, राइट? सो इस तरह के कुछ लोगों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि अनकॉन्शियसली दे आर आइदर अट्रैक्टेड टू डू समथिंग रॉन्ग और दे वांट टू डू इट। व्हाई इज दैट सो? बेसिकली इसको कहते हैं दे सीकिंग प्लेजर। ओके। जब वो किसी को हर्ट करते हैं, तजलील करते हैं, जलील करते हैं, तो उनको उससे प्लेजर मिलता है, ये हैबिट होती है। नॉर्मली जो कम ज़र्फ आदमी होता है उसमें ये हैबिट पाई जाती है, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को तकलीफ देने में उसको ताकत महसूस होती है। ऐसे लोग अपनी बीवी पे भी हाथ उठाते हैं, बच्चों को भी मारते हैं, कमज़ोर पे भी हाथ उठाते हैं, और अपने अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में काम कर रहे हो तो जो नीचे का स्टाफ होता है उनके साथ भी बुरा रवैया रखते हैं, बिकॉज उनके अपने अंदर, इसको कहते हैं अंदर की ताकत जो होती है वो नहीं होती, तो वो एक्वायर करते हैं बाहर से। लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम। अच्छा, एक और सवाल था मेरा कि आपने अभी कहा कि उनको उस चीज़ से प्लेजर मिलता है, इवेंचुअल उनका गोल होता है कि उनको अच्छा फील होता है, तो उसकी वजह से वो गुनाह भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, किसी को जलील भी करते हैं, किसी का हक भी मारते हैं। तो सर, अगर आपसे मैं पूछूं कि किसी आदत को अपनाने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई आपको ऐसा प्लेजर मोमेंट मिले तो वो आदत अप्लाई करना ज़रूरी ईजी हो जाती है? देखिए, आदत के लिए एक फैक्टर होता है, मोटिवेशनल फैक्टर होता है। सही। रमज़ान में क्यों हम
पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, क्यों रातों को इबादत करते हैं, क्यों कुरान पाक पढ़ते हैं, क्यों ज़कात खैरात ये सब देते हैं, क्यों लोगों के साथ सिले रहमी करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं। इसकी वजह ये कि हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन क्यों मिलता है? रमज़ान की खुसूसियात, इसके बारे में जो माँ बाप ने बताया, उलमा कराम ने बताया, बचपन में मौलवी साहब ने बताया, फिर माहौल, उस माहौल ने हमें मोटिवेट किया कि हमने इस माह के अंदर कुछ तब्दीली करनी है अपने रूटीन में। मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन दो किस्म के, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। कुछ लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं उनको बाहर से मिलती है मोटिवेशन। सही। तो रमज़ान में कमाल की बात है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मिलती है, खासकर अगर आप मुस्लिम ममालिक में हो तो। आजकल देखें माशाल्लाह टीवी पे प्रोग्राम उलमा कराम आते हैं, फिर नात खां आते हैं, नात सुनते हैं, आप बहुत सारे उलमा कराम की बातें सुनते हैं, ये आपको एक्सटर्नली मोटिवेट करता है। जिस तरह जवेरिया कर रही है सबको एक्सटर्नली मोटिवेट अपनी नात के साथ, बिल्कुल, बिकॉज उनकी नात सुन के लोगों के इतने अच्छे रेव रिव्यूज आए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू जवेरिया एज वेल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ट्रांसमिशन। उसकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है कि बिल्कुल ना आपके पूरे स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर देती है वो चीज़। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक जो हमारा फैक्टर है हमारी ट्रांसमिशन वो जवेरिया ज़रूर है। अच्छा सर, एक और बात आपसे मैं पूछूं अगर तो, कि जब इंसान कोई आदत अपनी अपनाता है या जो उसको अनकॉन्शियस हैबिट होती है उसकी, जिसको पता नहीं है मैं कर रहा हूँ लेकिन वो करता जाता है, वो उसको प्रोक्रेस्टिनेशन है, एक उसकी आदत है प्रोक्रेस्टिनेट करना, या किसी की आदत है बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना, जो उसको पता नहीं चलता उसको हार्म कर रहा है, लेकिन लोग आसपास के लोग उसको जज कर रहे होते कि ये इसकी नाकामी की वजह है। इस तरह की आदत को किस तरह बंदा पहचाने? ये जो सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके, फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन, और ये इसका कुरान में बार बार जिक्र है, तदब्बुर, गौर व फिक्र करना। तो ये हम नहीं करते। अगर हम ये करें तो हमें अपनी आदतों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी आदतें लोगों को हमसे दूर करती है, कौन सी आदतें लोगों को हमसे करीब करती है, राइट। तो हमें इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखना है कि आदत ऐसी होनी चाहिए जो आपको कामयाबी का जीना चढ़ाए। सही। हैबिट आपको, और हैबिट कैसे, कमाल का वर्ड है, आप देखें HABIT, हैबिट अगर आप लिखें अंग्रेजी में HABIT। अच्छा, ये एक तो जाती बड़ी मुश्किल से है, तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ ना जाए, मगर बुरी आ गई तो वो भी जाती मुश्किल से है। तो अगर आप H को निकाल दे तो अब बिट रहती है, निकाल दे तो बिट रहती है, राइट। इसका ये मतलब है कि बड़ी मुश्किल से ये हैबिट जो है ये ख़त्म होती है। अब ये बनती कैसे? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आज बता रहा हूँ। लर्निंग के 4 प्रोसेस होते हैं, हर शख्स इन 4 प्रोसेस से गुजरता है लर्निंग में। पहला कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, दूसरा होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, तीसरा कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, चौथा होता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मिसाल के तौर पर आपको ये बात नहीं पता थी कि खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे थे। किसी ने आपसे कहा कि भाई एक काम करो, नहीं उसको छोड़ो, मैं तुम्हें दूसरी मिसाल दूं। हमारे मुल्क में जब बंदा शेव करता है, मर्द शेव करता है, तो औसतन कहा जाता है 1.5 से 2 लीटर पानी जाया करता है। अच्छा, अब आप अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे थे जहां आपको एहसास ही नहीं था कि शेव करते वक्त आपने कितना पानी जाया किया। किसी ने कहा, मुझ जैसा आदमी जो बड़ी बात करता है पानी की बचत की, कि भाई कम से कम पानी इस्तेमाल करो, ठीक है। तो आप आ गए कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस लेवल पे, जहां आप कोशिश कर रहे हो कि आप अवेयर हो, कॉम्पिटेंट नहीं हो। फिर आपने कोशिश की और अब आप उस लेवल पे आए जहां पे आप जब शेव कर रहे हो तो आप एहतियात से पानी इस्तेमाल कर रहे हो। इसको कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी कि आप अवेयर भी हो और कॉम्पिटेंट भी हो। फिर ये कुछ अरसे के बाद ये आदत ऐसी बन जाएगी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अभी नलका खोलूं या बंद करूं, ज्यादा पानी हो, आप खुद ब खुद ऑटो पे चलते हो। इनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हैबिट इस तरह बनती है। तो जब बच्चों को माँ बाप तरबियत करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बच्चे की तरबियत में कुछ बिहेवियर बार बार रिपीट करवाते हैं। आपको पता है ये रोजा कुशाई जो होती है बच्चों में इतनी मनाई क्यों जाती है, खुशी, क्योंकि बच्चे को आदत डलवाई जाती है कि भाई तुम आज 1 रोजा करो इस माह, या 2 करो, अगले साल 4-5 करो, इवेंचुअली पूरे माह रमजान के रोजे रखो। तो ये घरों में आदत डलवाई जाती है, इसी तरह आदत डेवलप होती है, बिहेवियर कन्वर्ट होता है आदत में। सर, किसी भी बिहेवियर को
अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस को अगर इजीली हम समझाएं तो इट्स ऑटो पायलट मोड। इसका ये मतलब है, पहला वाले का मतलब ये है कि आप नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। फिर सेकंड लेवल आता है, आप जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते। तीसरा होता है आप जानते हैं और कर रहे हैं जानते हुए। और चौथा होता है कि आप कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे कि आप क्या कर रहे हैं। गाड़ी की मिसाल दूं, आज आप गाड़ी चलाते हैं, आप कई बरसों से चला रहे हैं, आप ऑटो मोड पे चलाते हैं, आप गाने भी सुन रहे हैं या किसी से बात भी कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचती है। करना नहीं, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स बातें मत करना, गाने मत सुना, कहने का मतलब ये कि ऑटो मोड पे होते हैं। अच्छा सर, एक ये जो ऑटोमेटिक मोड आता है ना, जैसे कि वही वाली आपने गाड़ी की मिसाल दी कि अ मैन कैन लूज हिज कीज, कि अपनी चाबियां घुमा सकते हो बट यू विल नेवर फॉरगेट टू हाउ टू ड्राइव, कि आप ड्राइव करना नहीं भूलोगे। इसी तरह अ पर्सन कैन नॉट फॉरगेट टू हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, वो जैसे ही बैठेगा वो साइकिल चलाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के लेवल पे, अनकॉन्शियस इन कॉम्पिटेंस के लेवल पे होता है। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बतानी, किताबें पढ़ने की आदत, ये मी एंड यू ट्रैवल अ लॉट। अच्छा, मैं स्पेशली यूरोप, जब भी मैंने यूरोप ट्रैवल किया है, मैं देखती हूँ एयरपोर्ट पे बच्चे या तो आईपैड पे गेम्स तो खेल रहे होते हैं, ऐसा नहीं खेल रहे होते हैं, बट कोई पैड होता है उनके हाथ में, कुछ पढ़ भी रहे होते हैं, उनका एक बैकपैक होता है, उसके अंदर कोई बुक होती है। अच्छा, मैं देखती हूँ लोगों को कि उनके हाथ में कोई ना कोई बुक होती है, एंड दे आर वेटिंग एट द एयरपोर्ट एंड रीडिंग दैट बुक। अगेन मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट यूरोप के अंदर आई वुड से मैंने बहुत देखा है, यूके में मैंने बहुत देखा है, जहाँ पे लोग एयरपोर्ट पे पढ़ रहे होते हैं। सो सर, ये पढ़ने की आदत ये कितनी मुफीद है, कितनी होनी चाहिए और लोग कैसे अपनाएं? पढ़ने की आदत, आप ट्रेन में लोग बैठे होते हैं, अखबार पढ़ रहे या किताब पढ़ रहे, बसेस में हमने देखा है, राइट, पूल्स के आगे बैठे हैं, बीच पे लेटे लेटे किताब पढ़े। अच्छा, देखिए किताब क्या है, किताब एक जरिया है नॉलेज का, ठीक है। जब आप किताब पढ़ते हैं, दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का कहना था कि जितनी किताब हमने पढ़ी, जिन जिन लोगों की पढ़ी, हमें मुख्तलिफ नज़रियात समझ में आए, मुख्तलिफ लोगों के सोचने का अंदाज, उनके अकाईद पता चले, जिससे हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलत मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लाइफ में एक इशू है, ठीक है, अब आप सॉल्व करना चाहते हैं, एक आपने गाड़ी के मिस्त्री से पूछा, वो सोल्यूशन वो बताएगा जो अकॉर्डिंग टू हिम, जिस तरह गाड़ी फिक्स होती है वो बताएगा। डॉक्टर अलग बताएगा, साइकाट्रिस्ट अलग बताएगा, इंजीनियर अलग बताएगा। तो किताब पढ़ने से ज्ञान मिलता है, इल्म मिलता है, किताब पढ़ने से विजडम आता है, दानाई आती है, किताब पढ़ने से ज़िंदगी के बहुत सारे नए तजुर्बात के बारे में आगाही मिलती है जो लोगों ने की है, ठीक है, और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। जिस तरह की किताब जो है वो आपको नॉलेज देती है, इंफॉर्मेशन देती है, इसीलिए हमारे गिव अवे हैम्पर के अंदर हमने डॉक्टर बोइस की वो बुक जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई, इदराक, वो आपको दे रहे कि हो सकता है कि इस बुक को पढ़ते पढ़ते आपकी भी आदत हो जाए बुक्स पढ़ने की, और नॉलेज जिस तरह हम शेयर कर रहे हैं इस ट्रांसमिशन के थ्रू। तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, विच इज़ फुल ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। आगा अब्बास साहब हमसे तिब्बे नबी शेयर करेंगे, सो कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरह के मरीज़ इस तरह की कैफियत से दो चार रहते हैं। रमज़ान में लोग डरते हैं रोज़ा रखते हुए कि हमें पूरे रोज़े में यूरिन पास नहीं हुआ। गुर्दे और मसाने के जो मरीज़ होते हैं वो इस किस्म की कैफियत से दो चार होते हैं। तो मैं उनके इस मसले के हल के लिए एक बात अर्ज़ करूँ, ये जो मूली है, मूली का रस, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, पहले मैं ये बता दूं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, अगर गुर्दे और मसाने की तकलीफ़ की वजह से पूरे दिन यूरिन पास नहीं होता है और वो टेंशन में आते हैं कि हमें यूरिन पास नहीं हो रहा है, क्योंकि रमज़ान में जब रोज़ा रखते हैं तो पानी तो नहीं पीते हैं रोज़े में, तो वो टेंशन में आते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम उनकी इससे सॉल्व होगी। मूली का रस निकालें, और मूली का रस निकालने के बाद 2 औंस, सिर्फ 2 औंस मूली का रस सहरी के टाइम पर, सहरी करने के तकरीबन 10 मिनट या 20 मिनट के बाद 2 औंस सिर्फ मूली का रस पिएंगे तो उनको दिन भर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर नारियल का पानी पीते हैं, नारियल का पानी, अगर ये कोई किसी को पसंद नहीं है तो नारियल का पानी पीने से भी उनका यूरिन पास होना बंद नहीं होगा और उनका मसाना भी अच्छा काम करेगा, और यूरिन साफ़ भी इसी से होता है, नारियल के पानी से, मूली के पानी से।
अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा भी ये भी शिकायत करते हैं कि ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़, कि शुगर जब हाई हो जाती है तो पूरी रात में 2-3 दफ़ा पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, अगर आप परेशान रहते हैं कि रात में 2-3 मरतबा यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाना होता है और नींद भी डिस्टर्ब होती है लोगों की, तो किसी भी हालत में एक तो यूरिन कभी भी ना रोकें। यूरिन को रोकने की वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। कभी भी यूरिन किसी भी हालत में ना रोकें। आप किसी भी सवारी पे जा रहे हो, आप कोई अच्छी जगह, कोई अच्छे रेस्टोरेंट या कोई भी रास्ते में अगर टॉयलेट भी पड़ता है, आप रुकें, वहाँ आप पहले यूरिन पास करें। जब जब लोग यूरिन को पास होने से रोकेंगे, पेशाब बर्दाश्त करेंगे, तो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। ये अहादीस में बात आई है, कभी भी पेशाब ना रोकें। अच्छा, अब शुगर की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि पेशाब रात भर में कई दफ़ा उठना पड़ता है पेशाब फिरने के लिए। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि रात को सोने से पहले थोड़ी सी कलौंजी, तकरीबन 21 या 25 दाने या 27 दाने कलौंजी आप खा लें, चबा के कलौंजी आप खा लें, उसके बाद आप सो जाएं। तो आपको ये बार बार जो यूरिन पास करने के लिए ज़हमत उठानी पड़ती है वो नहीं होगी, और आपकी मज़े की बात है आपकी शुगर भी उससे कंट्रोल में रहेगी। तो ये जितने भी यूरिन के मसाइल आप लोगों के साथ हैं, वो इस छोटी सी बातों से, छोटे से नुस्खे से आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। और ये याद रखें, मैं हमेशा वो नुस्खे बताता हूँ जो बेज़रर हों, वो चीज़ें बताता हूँ जो बहुत आसानी से आपको मुहैया हो जाएं, आपको मिल जाएं, आपके घर में से निकल आएँ। मैं 4-6 जड़ी बूटियों वाले नुस्खे भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मेरे पाक नबी के जो नुस्खे हैं, जो ग़िज़ा से उन्होंने बीमारियाँ ठीक करने के तरीक़े बताए हैं, मैं लोगों को वो चीज़ें बताऊँ जो मेरे पाक नबी के नुस्खे हैं। और ग़िज़ा का इस्तेमाल ऐसा होता है कि जब तक आप उसमें एतदाल से ना बढ़ जाएं, वरना ग़िज़ा कभी नुकसान नहीं देगी आपको। ग़िज़ा में सिर्फ एतदाल का ख्याल आपको रखना है, आपको वो ग़िज़ा सिर्फ फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। जहाँ एतदाल से ज़्यादा आप बढ़ जाएंगे, जैसे अगर कलौंजी आपको मैंने कहा कि 21 या 27 या 25 दाने खाइए, अगर आप 1 टीस्पून खा लेंगे तो नुकसान होगा आपको। आप कहेंगे इसमें तो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इलाज तो है, लेकिन हर चीज़ का एतदाल से बढ़ के इस्तेमाल नुकसान करता है। ज़्यादा कलौंजी अगर आप खाएंगे, जिगर ख़राब हो जाएगा। कलौंजी को एहतियात के साथ खाना है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन इसके खाने के औकात हैं, इसके खाने के तरीक़े हैं, इसके खाने की मिक़दार है। हमेशा हर चीज़ को एहतियात के साथ इस्तेमाल कीजिए, तो आपको हमेशा उसके फ़ायदे मिलते रहेंगे। तिब्बे नबवी की रोशनी में भी अपनी बहुत सारी आदतें चेंज कर सकते हैं जो आपको आगे जाके आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा देंगी। सर, सुन्नत इज़ अ बिहेवियर। सुन्नत को बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करते हैं, राइट, फिज़िकली करते हैं और बहुत सारी आदतों में अपनी करते हैं कि हमें इस तरह खाना है, इस तरह पीना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ उस बिहेवियर को अपनाने से चेंज नहीं आएगा, लेकिन उस बिहेवियर के पीछे जो माइंड सेट है उसको समझना, या उस बिहेवियर के पीछे जो लेसन है उसको समझ के अपनाने में ज़्यादा फ़ायदा है? बहुत अमेजिंग सवाल है। मेरे ख्याल में कभी किसी चैनल पे ये सवाल नहीं आया कहीं पे भी। सुन्नत कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किए, अमाल किए, बिहेवियर किए, जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह चीज़ों का सामना किया, जिस तरह फ़ैसले किए, उसे सुन्नत कहते हैं। जब हम अमल करते हैं, देखें अगेन लर्निंग में मुख्तलिफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो आप कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्ना को फॉलो करता हूँ, नियत आपकी कि मैंने फॉलो करना है। जब आप फॉलो करते हैं और अगर आपके जहन में थॉट है कि मैं अपने नबी के एक अमल को फॉलो कर रहा हूँ, अगर वो थॉट है तो इवेंचुअली वो सुन्ना जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है और आपके अंदर वो ताजगी आती है, वो रूहानियत पैदा होती है, क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक करीब होना शुरू होते हैं, बिकॉज उनकी आदत को अपना रहे ना। मगर ये थॉट आपका रहना चाहिए, जो तुमने कहा कि नीयत, और फिर ये इसको कहते हैं बेसिकली एक टर्म है खुदा शनासाई। कभी बात करेंगे गॉड्स कॉन्शियसनेस कहते हैं। खुदा शनासाई के लिए पहला कदम खुद शनासाई है
वाओ। अपने जाने बगैर आप अपने रब को नहीं जान सकते ना, मौला कायनात का भी कौल है। तो अगर तो आपको अपने थॉट के बारे में पता है कि मैं ये सुनना इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने नबी की मोहब्बत में उस रास्ते पे चल रहा हूं, ना कि दुनिया मुझे देख के वाह 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 वाह। मिसाल के तौर पे दाढ़ी रखना, अगर आप दाढ़ी इसलिए रख रहे कि मेरे नबी की सुन्नत थी और उसी सोच और उसी नीयत के साथ रख रहे, और दुनिया क्या कहती है, आपको तारीफ करती कि वाह मौलवी साहब, हाजी साहब, मुफ्ती साहब, बहुत सारे ऐसे कलामात से हम बचपन में याद है, ऐसे दाढ़ी वाले किसी शख्स को मिलते उसको सूफ़ी साहब कहा करते थे कि भाई सूफ़ी है अल्लाह का। तो अगर वो नीयत है तो फिर डेफिनेटली उस सुन्ना का बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आप उनके रंग में रंगते चले जाते हैं। तो ये हम NLP में एक टर्म यूज़ करते हैं, मॉडलिंग। उस मॉडलिंग में होता है कि अगर आपको किसी की तरह सक्सेसफुल बनना है तो वो शख्स जो करता है, आदत है, उसको अपनाना शुरू कर दें आप। वो जो करता है, जैसा करता है वैसा करना शुरू करें, आप वैसे हो जाएंगे। तो सुन्ना फॉलो करने में भी ये कि आप अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होते हैं, अपने नबी के करीब होते हैं, उनकी उन आदतों को अपना के, उन बिहेवियर्स को अपना के अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करके। लेकिन सिर्फ बिहेवियर नहीं करना, उसके पीछे जो सोच है वो बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों थी वो सोच। सर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, उसके बाद आके कुछ और बातें आपसे मुझे बहुत सारी पूछनी है, क्योंकि आदत इज़ अ वेरी बिग टॉपिक और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें अब जहन में आ गई। अच्छी आदत, बुरी आदत, अच्छी आदत, बुरी आदत, बेज़रर आदत, तो उस पर भी आके हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप योगी वजाहत को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे अपनी ज़िंदगी में, आपको उसको अपनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। कहते हैं कि नदी के किनारे एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है। वो फौरन भागे गए और अपने हाथ से उस बिच्छू को बचाने की कोशिश की, तो उस बिच्छू ने डंक मार दिया। उन्होंने छोड़ दिया, बिच्छू फिर पानी में गिर गया। फिर उसको बचाने की कोशिश की, उसने फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया और फिर बचाने की कोशिश की, उसने फिर डंक मारा। तकलीफ में उसको निकाल के बाहर फेंका। मुरीद ने कहा, देखने वाले ने कहा, ये आपने क्या कर दिया? आप नहीं जानते थे कि ये इसकी आदत है कि वो आपको डंक मारेगा? उन्होंने कहा, मुझे पता था, इसकी खसलत है, इसकी आदत है, लेकिन क्या करूं, मेरी भी खसलत आदत है कि मरते को, डूबते को देख नहीं सकता, उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये आदतें इंसान की बड़ी अजीब होती हैं, लेकिन यही आदतें जब बुरी आदतें हों तो बहुत ही अजीब व गरीब हो जाती हैं। रमज़ान में अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो इन आदतों के हाथों इतने परेशान हो जाते हैं कि कहीं चकरा के गिर पड़ते हैं, और कोई तो कह भी देता है कमरे में बंद हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, क्योंकि सिगरेट के आदी थे, चाय के आदी थे, पान के आदी थे। ये आदतें अगर आपको रोज़े में मुखिल कर रही हैं, मुखिल हो रही हैं, रुकावटें डाल रही हैं, तो सोचें कि आपने इन 11 महीनों में किन चीज़ों की आदत डाल दी। कोशिश तो कीजिए कि कभी आप उनके आदी ना हों, लेकिन अगर आप आदी हो भी गए हैं तो फिर एक फ़ैसला करें। आपने ये आदत डाली थी अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अब रब की खुशी के लिए इस आदत को छोड़ दीजिए। जैसे ही आप अपनी इस आदत को रब की खुशी में बदलेंगे, आप यकीन कीजिए ये आदतें आपको तंग नहीं कर सकती। इसलिए कि अगर पान खा के आपको खुशी होती थी तो रोज़े में पान ना खा के इंतहाई तकलीफ़ में रह के जो आप सब्र करते हैं वो उसको खुश कर देता है जो पान भी पैदा करता है और जिसने आपको भी पैदा किया था। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसकी एक बहुत सिंपल टेक्निक है, और सिंपल टेक्निक ये है कि जब आप सहरी में उठें तो आप कोशिश किया करें कि जहाँ अपना दांत मांजते हैं मिसवाक से या ब्रश से, अपनी ज़बान को ज़रूर साफ़ कर लिया करें। जब आप अपनी ज़बान को साफ़ कर लेंगे तो उसकी जो लेयर है, जब उस पर से तमाम तर गंदगी हट जाएगी तो उसके अपने जायक़े, टेस्ट बिट जो है वो सही पैदा होंगे और नेचुरल होंगे। तो जो लुआब आपके मुंह से निकलेगा उसमें वो तमाम केमिकल शामिल होते हैं जो आपके टेस्ट के लिए ज़रूरी हैं। लिहाजा ज़बान साफ़ होगी और मुंह में लुआब आएगा तो कुछ ना कुछ आपके टेस्ट या आदत जो है उसको जो समर मिलना था वो उसी जायके से मिल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और रोज़ा भी नहीं टूटेगा। इस तरह आप अपने आप को उस बेचैनी से बचाएंगे जो आदतों के हाथ आपको हो चुकी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग योगी वजाहत। और जहाँ पे हम अपने सेगमेंट को छोड़ के गए थे वहीं से अब कंटिन्यू करते हैं। हम डॉक्टर मोहित से ये सवाल पूछते हैं कि सर कुछ आदतें मेरे लिए अच्छी हैं लेकिन किसी और के लिए बुरी हैं, कुछ आदतें किसी और के लिए बुरी हैं लेकिन वो मेरे लिए अच्छी हैं। सो ये जो एक आपको लगता है कहीं ना कहीं
आदतें इंडिविजुअल पे वेरी भी करती हैं कि इसके लिए अच्छी उसके लिए। फॉर एग्जांपल जो शख्स रात को काम करता है कॉल सेंटर के अंदर, वो रात को जाग रहा है, उसको जागना पड़ेगा। जो दिन में काम करता है वो दिन में सुबह उठ के कर रहा है। तो वो क्या आदतें हैं, जो क्या परसेप्शन इन्वॉल्व है इसके अंदर? एक तो ये तुम सवाल कहाँ से निकाल के लाती हो? आप यकीन कीजिए, कुछ अरसे पहले पीटीवी ने हमें बुलाया था और पूरा एक प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ और सेट डिज़ाइन वगैरह सब तैयार हो गए और उन्होंने कहा जी एंकर जो है आपके साथ जो खातून हम लेंगे वो कोई जाए वो चेहरा होगा जो बड़ा जाना पहचाना है। मैंने कहा उरूज के अलावा कोई मेरे साथ नहीं होगा। उन्होंने कहा कैसे, क्यों? मैंने कहा वजह ये कि आपकी जो भी एंकर होगी पर्सन या जो भी उसमें मेरे साथ होगी, उसे नहीं पता कि माइंड साइंसिस क्या है। मैं जब कोई जवाब देता हूं तो उरूज का कमाल ये कि मेरे जवाब से वो सवाल निकालती है। हमें पहले सवाल लिखने की जरूरत ही नहीं पेश आई आज तक। तो ये ऐसे सवाल निकालते कभी मैं भी हैरान हूं। ठीक है, तो ये भी ऑटो पे होती है। अब मैं मिसाल दूं तुम्हारे सवाल का, आपको लाउड म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, आपकी आदत है, दूसरों को तकलीफ होती है। ये गली में रात को बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये शोर करते हैं, ये दूसरों को तकलीफ होती है। कई जगह रात को चरागा होता है और वो लाइट कुंडे से ली जाती है, कुंडे से ली जाती है। तकलीफ मुझे और आपको, बिकॉज बिल मुझे देना पड़ता है उसका जो दूसरे यूज कर रहे हैं। तो यस, वो आदत जो आपको तकलीफ दे, किसी और का फायदा हो उसमें, वो आदत गलत है। वजह यह है कि आपकी आदत किसी को तकलीफ ना दे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी की दिल आजारी ना हो, वो आदत होनी चाहिए। अगर आपकी आदत ऐसी है जो आपके लिए तो फायदेमंद है, दूसरे के लिए नुकसान दे, तो वो आदत गलत है। अच्छा, चलिए एक शख्स है जिसकी आदतें उसको फ़ायदा दे रही है ज़िंदगी के अंदर, कि वो अगर देर से भी उठ रहा है तो अपना काम कर रहा है, वो प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहा है तो भी तरक्की कर रहा है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा उससे उंगली उठाता है। क्योंकि एक इन्वायरमेंट का फिक्स मॉडल है जहन में कि जी इस तरह करना, इस तरह ज़िंदगी जीनी, लेकिन वो थोड़ा अलग है उस दुनिया से। बहुत सारे बच्चे अलग होते हैं या बहुत सारे नौजवान अलग होते हैं, तो अक्सर इन्वायरमेंट उस पर बड़ी उंगलियां उठाते हैं लोग जो इन्वायरमेंट में होते हैं। आपको लगता है उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, अगर उनको उसकी आदत से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, तुम्हें उसूलन अगर किसी की ऐसी आदत है जो तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा रही और उसे भी नहीं पहुंचा रही, तो उसको करने दो। मगर अगर मिसाल के तौर कोई शख्स शराब नोशी की आदत है, कोई शख्स कोकेन हीरोइन की आदत है और तुम्हारा ताल्लुक भी है उससे, बैसियत इंसान या रिश्तेदारी है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो आदत ख़त्म कर सके, राइट? अगर कोई ऐसी आदत है जो इसमें ना उसको नुकसान है तुम्हें नुकसान है, तो बोलने की क्या जरूरत है? तो वो लोग जो तंकीद करते हैं, हर किसी की बिला वजह के कामों में टांग अड़ाते हैं, अगर उनके किसी काम करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कोई दिल आज़ारी नहीं हो रही, आपका कोई काम नहीं रुक रहा, वो करना बंद कर दें। क्योंकि एक तो ये भी बहुत बड़ा हेडेक है कि जो लोग बोल रहे होते हैं ना खाम के ये क्या कर रहा है, और फिर जो शख्स उसके जहन में कि लोग क्या कहेंगे, तो उसकी वजह से द पर्सन डजंट कम आउट एज द पर्सन इज। वो हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के लिए बना हुआ होता है। लोग हमेशा छानबीन में लगे होते हैं। हाँ। अक्सर ये देखा गया है कि आपको ये पता है कि आपके पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, साथ वाले के घर में पता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया। अगर आपको आपके घर में नहीं पता और पड़ोसी के घर में पता है क्या हो रहा है, तो प्लीज़ अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें, अपनी नज़रें घर के अंदर लाएं। और इसी तरह डॉक्टर मोइस का एक और बिहेवियर जाके देखते हैं जो हम आपके साथ पहली रमज़ान से शेयर करते आ रहे हैं अभी तक। उस बिहेवियर को आप देखें और अगर आपको वो बिहेवियर पसंद आता है तो उसको 42 डेज तक रेगुलरली अपनाएं, उसको रीइंफोर्स करें और उसको अपनी आदत में तब्दील करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीच में मेरी आदत है कि दिन में ज़ाहिर है 8-9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में होता हूँ, तो बीच में नमाज की ब्रेक के अलावा थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक लेकर कोई किताब पढ़ता हूँ। यही मैं रात को सोने से पहले भी पढ़ लेता हूँ किताब। किताब से आपका ताल्लुक गहरा होना चाहिए, ख़ासकर अपने बच्चों में आदत डालें। ये आप उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, ठीक है दे दें, मगर साथ साथ किताब भी ज़रूर दें। किताब पढ़ने से इल्म में इजाफा होता है, किताब पढ़ने से जहन में वसअत पैदा होती है, नए आइडियाज़ नए ख्यालात आते हैं और आपका एक ताल्लुक बनता है इल्म के साथ किताब के थ्रू। और ये बड़ी लाइवली चीज़, आपको पता है जब आप इस किताब को हाथ लगाते हैं और मोबाइल को हाथ लगाते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये फितरत से बड़ी करीब है किताब, फितरत से बहुत करीब है, नेचर से बहुत करीब है। तो कोशिश करें कि रात को सोने से पहले या दिन में किसी वक्त, देखिए ये किताब में पढ़ रहा हूँ, लाइफ पावर एंड हाउ टू यूज इट, तो ये किताब पढ़ने की थोड़ी सी आदत डालें। ये आदत मेरे में है
आप में से अगर जो भी आपको आदत पसंद हो, एक आदत अपनाएं, 42 दिन तक करें और फिर उसके बाद देखिए कितना फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। और आपने देखा किस तरह डॉक्टर मोइस की जो हम आदतें हैं, जो उनके बिहेवियर थे किसी टाइम पर आपसे शेयर करें, वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगेन मैंने इससे थोड़े पहले सेगमेंट में आपसे बात की थी NLP में। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर मोइस हमें आपकी तरह बोलना है, डॉक्टर मोइस आप किस तरह माइंड साइंसेस को समझते हैं, उस गहराइयों में हमें पहुंचना है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ की, मैं इनको मॉडल करना शुरू हो गई। पहले मैं बात क्या करती थी बिल्कुल सीधी होकर, बिल्कुल स्ट्रेट होकर, हिलना जुलना कोई। जब से मैंने इनको मॉडल करना शुरू किया, मेरा हाथ पैर चलना शुरू हो गया, बिकॉज व्हेनेवर ही टॉक्स ही मूव्स हिज हैंड। सो आई ट्राई टू मॉडल हिम बिकॉज आई वांट टू स्पीक लाइक हिम। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर मोइस हमें आपकी तरह बनना है, तो उनकी आदतों को, इनके बिहेवियर को अपनी आदतों में तब्दील करें। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, बिकॉज मॉडलिंग हेल्प्स, राइट? मॉडलिंग इज वेरी पावरफुल। NLP में सबसे पावरफुल टेक्निक, इनफैक्ट NLP इज अबाउट मॉडलिंग। ओके। मुझे याद है मेरे गुरु में, उस ज़माने में तो NLP वगैरह का पता ही नहीं था। मेरे गुरुजी ने, मैं जब 17-18 साल का था, उस दौर की बात है, मुझे उन्होंने कहा कि देखो, अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, अ वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ द अदर पर्सन। NLP में कहते हैं कि अगर आपने किसी की अच्छाई चाहते हो कि वो अच्छाई आप में पैदा हो, वो हुनर आप में पैदा हो, वो कारकर्दगी, वो सलाहियत, तो आप उसको मॉडल करो। जब आप मॉडल करोगे तो खुद ब खुद वो चीज़ें आप में आना शुरू हो जाएगी। इसमें नकल करने वाली बात नहीं है। मॉडल का पर्पज़ ये है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस दो किस्म के बिहेवियर्स होते हैं। कॉन्शियस तो आपको पता है वो किस तरह चाय पीता है, पानी किस तरह पीता है, वो कपड़े कैसे पहनता है, चलता कैसे, बात कैसे करता है, ये कॉन्शियस बिहेवियर्स हैं। अनकॉन्शियस बिहेवियर आपने उसकी सोच को मालूम करना, वो सोचता क्या है, चाय पीते वक्त क्या सोचता है, खाना खाते वक्त क्या सोचता है। वो सोच भी अगर आप अपने ख्याल में उसको समो लें तो इवेंचुअली आपकी बिल्कुल, बल्कि इससे एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है रही, वो एक टर्म है साइंस में, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उरूज ने कई 2-4 साल 5 साल पहले एक इंटरेस्टिंग बात कह डाली, उसको खुद भी नहीं पता कितनी गहरी बात कह डाली उसने। बहुत सारी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें हिग्स थ्योरी ऑफ फील्ड है, उसमें ये बताया गया है कि हमारे हाथों के दरमियान भी एक स्पेस होती है, खला होती है। अगर मैं टच भी करूं, तुम्हें याद है तुमने कहा था टच भी करूं फिर भी एक स्पेस बीच में होगी। तो उसके ऊपर मुझे याद आया कि जब आप किसी को बगलगीर होते हैं, गले भी लगाते हैं और हाथ भी मिलाते हैं, तभी भी आपके और उसके हाथ के दरमियान स्पेस होगी। तो ये क्यों होगी स्पेस, ये नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बताएंगे। बिल्कुल, ये नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो मेरा एक सवाल था आपसे, वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर, हम जो ये आदतें हैं जो हम सब के अंदर जो बसी हुई हैं, जो हमें ख़त्म करनी या नहीं ख़त्म करनी, हमारी मर्जी है उस पर, तो कि इंसान को एक आदत होती है गुनाह करने की, वो आदत कैसे पड़ती है और उसको कैसे ख़त्म करें? देखिए कैसे पड़ती है, इसलिए कि उसे लिज्जत मिलती है। हाँ। फ़ायदे जो हैं बहुत किस्म के होते हैं। कोई आपको अप्रिशिएट करे वो भी एक फ़ायदा है, कोई आपको थैंक यू बोले वो भी एक फ़ायदा है, कोई आपकी तारीफ़ करे वो भी एक फ़ायदा है, आपको कोई जिस्मानी लिज्जत मिले, ज़हनी लिज्जत मिले, वो भी एक फ़ायदा है। तो गुनाह की वजह बहुत सारी होती है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जैसे चोरी। अब चोरी या तो मजबूरी में 2-3 दिन से फाका था, खाने को नहीं था, चोरी कर दी, वो गुनाह की किस्म और होगी, या क्राइम है वो उसकी गुनाह और होगी। अब लालच में चोरी की, वो गुनाह और होगा। ठीक है, तो गुनाह की बहुत सारी इकसाम है, मगर ये है कि जो भी आदत हो गुनाह की, वो आदत को तर्क करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल बड़ा मेरे जहन में असल में आया था, मैं भूल गई और अब वापस मुझे वो याद आ गया सवाल। सर, एक आदत होती है जो इंसान को बीमारी की होती है, जो बीमारी भी है लेकिन उसको लोग आदत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बार बार हाथ धोना, घंटों तक हाथ धोना, या एक चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से रखना, साफ रखना, जिसको हम OCD कहते हैं, लेकिन उसको लोग वैसे कहते हैं कि इस शख्स की बस ये गंदी आदत है। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि मेंटल डिजीज एंड हैबिट। देखिए, पहली तो चीज़ है कि OCD इज़ नॉट अ हैबिट, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। बट फॉर पीपल इट्स, हाँ, लोग ये सब, क्योंकि उनको पता नहीं है ना। हमारे मुल्क में इवन पढ़े लिखे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास कई पेशेंट जो आजकल ऑनलाइन हम ले रहे हैं, उनसे कहते हैं आप किसी अपने शहर के किसी कॉम्पिटेंट साइकाट्रिस्ट के पास जाएं। नहीं जी, वो तो नींद की दवाई देते हैं। भाई, दवाई नींद की चाहिए ताकि थोड़ा सुकून आए यहाँ पर। अगर सुकून नहीं होगा तो ये बीमारी है ना, सुकून लो, थोड़े दिन दवाई खाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर दवाई का डोज बढ़ाएगा और फिर इवेंचुअली एक वक्त आता है जब स्टेबल हो जाता है, फिर डॉक्टर देखेगा कुछ अरसे के बाद कि कंडीशन इंप्रूव है तो डॉक्टर टेपर ऑफ करता है मेडिसिन।
तो इवन पढ़े लिखों में अवेयरनेस नहीं इस चीज़ की, ठीक है। ओसीडी बड़ी खतरनाक बीमारी है और ओसीडी की कॉज सबसे ज़्यादा दो है बेसिकली। एक जेनेटिक इनहेरिटेंस हो सकती है, ओके दूसरी एक्सट्रीम स्ट्रेस। ओके अच्छा, अब एक्सट्रीम स्ट्रेस भी रिलेटिव टर्म है, ठीक है। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लूं मगर फिर भी मैं नॉर्मल रहूं, आप मैनेज कर रहे हो। मैनेज कर रहा हूं। हाँ। एक आदमी है जिसकी जिंदगी में मुझसे कंपैरेटिवली कम स्ट्रेस है मगर वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत सेंसिटिव है, छोटे से स्ट्रेस में भी आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अगर ओसीडी किसी को फैमिली में है तो हम इसको भी बुरी आदत ना करें, गंदी आदत ना करें। वो मजबूर है, उसके जहन में एक थॉट चिपक जाता है। इसको कहते हैं घड़ी की सुई अटक गई या सोच चिपक जाती है। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आए। वो अभी हम रिसेंटली हमें पता चला एक लड़की का कि जो साबुन की टिकिया लेके जाती है और जब निकलती है बाथरूम से वो टिकिया खत्म हो जाती है। चले जी, ये तो एक उसका बिहेवियर है जो एग्जिबिट कर रहा है कि उस शख्स को ओसीडी है। तो आपके घर के अंदर कोई ऐसा है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रही हूँ और उसको जहन में रखिएगा। अपने आसपास देखिए वो ऐसा शख्स है जो एक बिहेवियर बार बार कर रहा है और वो इस तरह कर रहा है कि नॉर्मल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत देर तक हाथ धोना, बहुत देर तक नहाना, बहुत देर तक बाथरूम पे बैठना। आप उसका प्लीज़ उसके लिए किसी मेडिकल डॉक्टर, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकाइट्रिस्ट से आप प्लीज़ कंसल्ट करें बिकॉज इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर एंड इट नीड्स ट्रीटमेंट। इसी के साथ हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो हमारा है गोल्डन वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मोइज़। इनके सारे ही वर्ड बहुत अच्छे होते हैं बट वी वॉन्ट दीज to be shared with you separately, so please do watch that. When we come back we will talk about के जो वो इंसान के जहन के अंदर कोई बात का अटक जाना, किसी चीज का अटक जाना, उस पर हम आके बात करेंगे। क्या अजीब दुनिया है कि गरीब खुराक की तलाश में मीलों चलता है, खुराक की तलाश में अपने पेट के लिए मीलों चलता है और अमीर उसी खुराक को हजम करने के लिए कई मील चलता है। वेलकम बैक। और ये डॉक्टर मोइज़ से गोल्डन वर्ड्स हैं, ये अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाएं, समझें, सोचें, गौर करें, फ़िक्र करें उन बातों पे बिकॉज ये बातें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देंगी। एक आखिरी सवाल है, इसके बाद डेफिनेटली वी हैव टू रैप अप बिकॉज डॉक्टर मोइज़ से जब आप बैठते हैं तो देन यू डोंट वांट टू रैप अप। और वैसे भी मुझे सवाल पूछने का बहुत शौक है। जो मेरा ये सवाल है वो ये है कि सर कुछ शख्स हमारे पास ऐसे आते हैं, कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो आकर कहते हैं कि मुझे एक बहुत गंदी आदत है और आप पूछते हो क्या, तो आगे से जवाब आता है उनका कि मैं गलत ख्याल जहनों में आते हैं, गंदे ख्याल जहनों में आते हैं, रिलीजियसली गंदे ख्याल जहनों में आते हैं और उन पे ना मेरी नीयत है उन ख्याल करने की, ना मैं उनको रोक सकता हूँ। वो क्या चीज़ है, उनको लोग किस तरह ट्रीट करें? मॉर्बिड थॉट कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव थिंकिंग डिसऑर्डर, ओसीटीडी, ओवर थिंकिंग। मगर उस ओवर थिंकिंग में एक तो ना फजूल सोच, वो फजूल सोच नहीं होती, वो ऐसी सोच होती है जो गंदी सोच होती है। अच्छा, अब गंदी सोच में भी दो किस्म के लोग होते हैं। एक जो कॉन्शियसली सोचते हैं, पॉर्न्स देखने की आदत जिनको होती है, या इस किस्म की सोच कॉन्शियसली भी होती है, किसी को देखकर, मतलब किसी शख्स को देखकर उसके जहन में ऐसे बुरे ख्याल आते हैं, एक वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होती है कि जो कॉन्शियसली नहीं सोचते मगर जब सोच आती है तो अजीब व गरीब सोच होती है जिसका बज़ाहिर किसी के देखने से ताल्लुक नहीं है। दोनों सूरतों में ये बहुत अजियतनाक और बहुत ही तकलीफ देह बीमारी है क्योंकि इंसान ना अपने जहन को खोल के उन सोच को फेंक सकता है, खींच के निकाल सकता है, ना कोई और इलाज है उसका। अगेन फिर साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अब हमारी साइंस जो है, माइंड साइंस ये कहती है कि इसके किसी चीज़ के पीछे वजह ज़रूर होती है, कोई चीज़ बिला वजह नहीं होती। उसके लिए फिर हिप्नोसिस करके पास्ट में ले जाते हैं और पास्ट में कई दफ़ा ऐसा होता है कि बचपन में छोटी उम्र में इन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी जो तहत शऊर में दबी हुई, फंसी हुई, उनको याद नहीं है। जब इसको रिग्रेस कराते, पीछे ले जाते हैं, 4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र में कोई ऐसा वाकया उनके साथ हुआ या उन्होंने कोई ऐसा देखा और वो कनेक्ट अंदर हो गया। अब जब बड़े हुए याद रहे, वाकया याद नहीं है, सबकॉन्शियस लेवल पे है। अब बड़े हुए तो उन्होंने कोई ऐसी चीज देखी जिसने ट्रिगर किया इस फीलिंग को, इस सोच को या फीलिंग को। फीलिंग जब पैदा हो, बेसिकली प्रॉब्लम सोच का नहीं है,
प्रॉब्लम उन फीलिंग का है जो सोच के साथ पैदा होती है, और वही तकलीफ दे होती है। ठीक है, ठीक है, चले जी। अभी हमने बड़ी सारी मज़ीद बातें आप लोगों से की हैं, और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैबिट का कभी भी ये चैप्टर बंद नहीं हो सकता। सो वी विल ब्रिंग हैबिट अगेन इंशाल्लाह। अपनी रमज़ान की बात की ट्रांसमिशन हम डॉक्टर उमर सर पूरा प्रोग्राम करेंगे हैबिट के ऊपर। आप हमारे, अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से जो हमारे इस वक्त आप सेट पे प्राइजेस देख रहे हैं, आप चाहते हैं आप इस हैम्पर को जीतें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सबसे ज़्यादा शेयरर होगा, हम एवरीडे एक शेयरर को सेलेक्ट करके उसको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। हमारे सारे स्पॉन्सर्स के नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में नहीं रहता, क्योंकि पाकिस्तान तक तो हम ये हैम्पर्स पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में नहीं रहता उसके लिए फिर हम अपनी रेकी का, जो रमज़ान में हमारी रेकी होगी, उसका फ्री वाउचर वर्थ 6500 ऑनलाइन वेबिनार का वाउचर हम उनको प्रेजेंट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।